1932 की ये बात है। आज के बिहार का बेतिया। नेपाल की तराई से सटे इस कस्बे में नवंबर का महीना कुछ ठंडक देने वाला लगता है। सो हल्की धूप में कस्बे के बीचों बीच मौजूद मीना बाजार सुस्ताते हुए आंखें खोल ही रहा था। दो नौजवान आपस में बतिया रहे थे। इनमें से एक को लोग घोषता कहकर बुलाते थे। अचानक दो लोग आए और जानलेवा हमला कर दिया। घायल अस्पताल पहुंचाए गए, हमलावर भाग गए। हफ्ते भर में घायल घोषता ने दम तोड़ दिया। भागने वाले का एक सुराग मिला। गांव जलालपुर, थाना लालगंज, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। ये पता था सुकुल का। सुकुल खुद क्रांतिकारी थे और उन्होंने जिसे मारा था वो भी कभी क्रांतिकारी कहलाते थे। जी हाँ, कभी क्रांतिकारी कहलाते थे। सुकुल और तमाम हिंदुस्तानियों की नज़र में घोष गद्दार थे क्योंकि उन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह की सज़ा मुकर्रर होने के लिए गवाही दी थी। घोष अकेले नहीं थे, कुछ और गद्दार थे। कौन थे ये? कौन थे घोष और कौन कौन शामिल था इस गवाही में? किसकी बोली कितने में लगी और क्या भगत सिंह और उनके साथियों को बचाया जा सकता था? नमस्ते और स्वागत, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों का हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख। और आज बात उन गद्दारों की जिनकी गवाही से भगत सिंह और साथी क्रांतिकारियों को फांसी हुई। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में एक विरोध प्रदर्शन से। साइमन कमीशन की वापसी के लिए पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अविभाजित भारत के लाहौर में प्रदर्शन की अगुवाई लाला लाजपत राय उस समय कर रहे थे। सामने ब्रिटिश कार्रवाई को जेम्स ए स्कॉट लीड कर रहे थे। प्रदर्शन में मामला बिगड़ा तो पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। इसकी चपेट में आए लालाजी घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु समेत कुछ क्रांतिकारियों ने गरम दल के अगुआ रहे लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने की ठानी। हमला हुआ तो एक अंग्रेज अधिकारी मारा भी गया, लेकिन ये सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट नहीं बल्कि उनके सहायक अफसर सैंडर्स थे। भगत सिंह शांत नहीं बैठे। कुछ महीने भर बाद ही अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधान परिषद में बम फोड़ा। ये धमाके अंग्रेजी हुकूमत के दो मसौदे, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हुए थे। खुद सरदार भगत सिंह के अनुसार बहरों को सुनाने के लिए हुए इन धमाकों का उद्देश्य राजनीतिक था। भगत और बटुकेश्वर ने राजनीतिक बंदियों की तरह सरेंडर किया ताकि वो मुकदमे के जरिए अपनी बात देश के सामने रख सकें। इन पकड़े गए क्रांतिकारियों ने जेल पहुंचते ही राजनीतिक बंदी होने के नाते अपनी कुछ मांगे भी रखी, जैसे कि पढ़ने को किताबें मिलें, सिविल ड्रेस मिले, बेगारी ना करवाई जाए। कुल मिलाकर ये मांगे क्रिमिनल और पॉलिटिकल प्रिजनर के बीच फर्क करती थी। जब शुरुआत में तफ्तीश हुई तो सेंट्रल असेंबली बम धमाके के बाद हवा में उछाले गए पर्चे और लाहौर में सैंडर्स की मौत के बाद चिपकाए गए पर्चों की लिखावट पुलिस को एक जैसी मिल गई। यहीं से ब्रिटिश पुलिस को भगत सिंह और उनके साथियों की धरपकड़ को क्रिमिनल केस के तौर पर ट्रीट करने की चाबी भी मिल गई। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के नाम से शुरू हुए इस केस में कुल 25 लोग नामजद किए गए। इनमें चंद्रशेखर आज़ाद समेत 9 फरार थे, यानी 16 ट्रायल पर थे। लाहौर के सैंडर्स मर्डर, दिल्ली का असेंबली बम कांड, लाहौर, आगरा, सहारनपुर में क्रांतिकारियों की बम फैक्ट्री पर छापे और एक बैंक लूट के मिले जुले मामले को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से शुरू किया गया। केस के चक्कर में ब्रिटिश गवर्नर ने एक अध्यादेश भी जारी करा जिसके तहत मामले की सुनवाई में अभियुक्त की गैरमौजूदगी में भी केस प्रोसीडिंग चलने देने का प्रावधान जोड़ा गया। इस केस में अभियोजन पक्ष ने करीब 500 लोगों की गवाहियां करवाईं। इस केस का सारा मामला सरकारी गवाहों की गवाहियों की नींव पर टिका हुआ था। वहाँ जेल में जब राजनीतिक बंदियों की मांगें नहीं सुनी गईं तो 14 जून से जेलों में भूख हड़ताल शुरू हो गई। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत कुछ बड़े षड्यंत्र के इरादे में थी। भारी भारी धाराएं लगाई गईं। केस पहले ही शुरू हो चुका था। इसी बाबत अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में अब्दुल गफूर नूरानी लिखते हैं कि महीने भर बाद जब जुलाई में सुनवाई फिर से शुरू हुई तो पेशी के वक्त बटुकेश्वर दत्त की तबीयत तो इतनी ख़राब थी कि उन्हें पेशी पर भी नहीं ले जाया जा सकता था। भगत सिंह और अमरदास की हालत भी देखते ही समझी जा सकती थी। इसके अलावा ये सभी पॉलिटिकल प्रिजनर थे। जब भी इनकी पेशी हथकड़ियों में होती रही, भगत सिंह को स्ट्रेचर पर कोर्ट लाया गया था। लेकिन भगत सिंह ने जब अपना पक्ष रखने के चलते बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज़ के साथ उनका तेज भी देखते ही बन रहा था। भगत ने बोलना शुरू किया, मिस्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस का हमें हथकड़ियाँ पहनाना राजनीतिक बंदियों की बेइज्जती है। आंख मूंद कर पुलिस की बातों पर भरोसा मत करिए। आपको हमारे प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। भूख हड़तालें और ब्रिटिश टॉर्चर आमने सामने चलते रहे। फिर 2 सितंबर यानी आज ही के दिन सरकार झुकी और पंजाब जेल जांच समिति नियुक्त की गई।
इसी बीच जब केस आगे बढ़ा तो कुछ क्रांतिकारियों ने ऐन वक्त पर पाला बदल लिया। कुछ क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आज़ादी के बदले अपने ही साथियों से गद्दारी करना चुना। इस फहरिस्त में पहला नाम हंसराज वोहरा। हंसराज वोहरा लाहौर में कॉलेज के दिनों में भगत सिंह के साथी थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA से भी हंसराज शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के आत्मसमर्पण के बाद सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल भी पकड़े गए थे। 2 मई को हंसराज वोहरा भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बैनर्जी भी 16 जून तक कलकत्ता से पुलिस हिरासत में ले लिए गए थे। क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु पर लिखी किताब राजगुरु द इनविंसिबल रिवॉल्यूशनरी में अनिल वर्मा लिखते हैं, राजगुरु तब तक फरार चल रहे थे। इसी बीच वो सबसे बड़ा झटका लगा जिसने पूरे संगठन की नींव हिला कर रख दी। एक एक करके जयगोपाल, हंसराज वोहरा, घोष और बैनर्जी सरकारी गवाह बनने को राजी हो गए और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के सारे पेच ब्रिटिश जांचकर्ताओं के सामने खोल के रख दिए। हंसराज वोहरा को केस खत्म होते ही पढ़ाई के लिए अंग्रेजों ने लंदन भेजा, जहां उसने पत्रकारिता की डिग्री ली। 2 दशक लाहौर रहे, फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए। वहीं पर वोहरा की मृत्यु हुई। अगला नाम जयगोपाल। ये वही जयगोपाल थे जो सैंडर्स के मर्डर के वक्त मौके पर भगत सिंह के साथ मौजूद थे। अमर शहीद सरदार भगत सिंह नाम से भगत सिंह की गाथा लिखने वाले सचिंद्रनाथ सान्याल एक बढ़िया किस्सा बताते हैं, कुछ यूं। जयगोपाल अपना बयान देने आया तो उसका भाव बड़ा अपमानजनक किस्म का था। उसने अपनी मूछें मरोड़ते हुए कुछ अपशब्द भी कहे। सामने से सभी राजनीतिक बंदी शेम शेम चिल्ला रहे थे। इसी बीच भगत सिंह गुट के साथी प्रेम दत्त ने अपनी चप्पल उतारी और जयगोपाल की तरफ दे मारी। नतीजतन अदालती कार्रवाई उस दिन के लिए ठप करनी पड़ी। इसी के चलते मजिस्ट्रेट ने भी आदेश दिया कि सबसे मुस्लिमों को हथकड़ियों में ही पेश किया जाए। जयगोपाल को वोहरा की तरह ट्रीटमेंट तो नहीं मिला, लेकिन पारितोषिक जरूर मिले। ट्रिब्यून की खबर के हवाले से जयगोपाल ने सैंडर्स मर्डर के भगत सिंह के इन्वॉल्वमेंट की गवाही दी। केस खत्म होने के बाद 20,000 रुपए के इनाम से उसे नवाजा भी गया। इसके बाद नाम आता है फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बैनर्जी का। जहां से हमने बात शुरू की थी, ये वही घोषदा थे जिन्हें सुकुल यानी बैकुंठनाथ शुक्ला ने मारा था। द हिंदू में लेख है डेथ फॉर फ्रीडम। इसके जरिए DU के इतिहास के प्रोफेसर JN सिन्हा लिखते हैं, जब शुक्ला को 1934 में घोष मर्डर के चलते फांसी दी गई तो भी शुक्ला के माथे पर शौर्य और मुंह पर वंदे मातरम की गूंज थी। इसके अलावा एक और नाम लाहौर षड्यंत्र मामले में गवाही देने वालों में ध्यान देने लायक था, सरदार बहादुर सर शोभा सिंह। आपने खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान जैसा मशहूर उपन्यास लिखने वाले खुशवंत सिंह के पिता शोभा सिंह। अंग्रेजों के दौर में शोभा सिंह ब्रितानी अफसरों के करीबी और एक रसूखदार बिल्डर हुआ करते थे। इंडिया टुडे के लेख से पता चलता है कि जिस दिन असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने बम फेंका तो शोभा सिंह भी वहीं मौजूद थे। बाद में जो गवाहियां हुई उनमें शोभा सिंह ने भी गवाही दी थी। 7 अक्टूबर 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल जेल लाहौर में ही अपना 300 पेज लंबा फैसला सुनाया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी तयशुदा तारीख से पहले हुई। लोगों ने इस कृत्य पर 2 तरह की प्रतिक्रिया दी। कुछ ने हिंसा का सहारा लिया और ब्रितानी दफ्तरों अफसरों को निशाना बनाया, तो कुछ ने रावी नदी के किनारे की उस मिट्टी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी जहां भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर बलिदानी आज भी हमारे जहन में हैं, हमारे विचारों में हैं, लेकिन इतिहास में जयचंदू की गवाही की दास्तानें भी आती हैं। लाहौर षड्यंत्र मामले से जुड़ी ये तारीख इसी दास्तान को, ऐसे ही कुछ किरदारों को आपके सामने रखती है। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।